उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यह ध्येय आईएएस का जो आरओ का टेस्ट चल रहा है उसका तीसरा वीडियो है। हम 25-25 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए, बहुत सूक्ष्मता से पढ़ने की ज़रूरत होती है। आप पेपर में आप पर बहुत प्रेशर होता है, आपने इसे पढ़ा, आपको लगा बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये सही है? ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है साधारण बहुमत, नहीं, गलत हो गया। क्या होता है यहाँ पे? विशेष बहुमत। ठीक है, तो बहुत ही सावधानी से पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। फिर से ध्यान से पढ़िए। संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन पे बिल्कुल नहीं और धन पे बिल्कुल नहीं। केवल साधारण जब विधेयक होता है तभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ना एक ना दो, समझ में आ गया। तो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। पॉलिटी सबसे सरल है, लेकिन गलत हो सकती है यदि आप थोड़ा सा भी प्रेशर ले लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? ठीक है, विधि समझ क्षमता, धर्माचरण की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो विधि के समझ क्षमता है, ठीक है, और धर्माचरण की भी स्वतंत्रता इसमें प्राप्त है। तो एक और दो। ठीक, एक चीज़ याद रखना, 15, 16, 19, 29, 30 और भी कई हैं। ये सिर्फ जो है क्या है, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, इतना ध्यान रखना। और भी रट लेना, तो ये कुछ चीज़ें जो रट लेना आप। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन हैं, आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। पढ़िए ध्यान से। तो जी बिल्कुल करता है। दूसरा देखिए, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। क्या ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, या ये दूसरा वाला कथन सही है? देखिए क्या है कि 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं का उल्लेख किया गया है। यदि सरकार ऐसे कानून का निर्माण करती है जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं, तो न्यायपालिका उसे विधि शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, परंतु यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल जो अधिकार अबाध नहीं हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अबाध नहीं हैं तथा उन पर अनेक प्रकार के युक्त जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अबाध नहीं है। अगर कहीं भी आ जाए तो अबाध बिल्कुल नहीं है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। अभी किस नंबर क्वेश्चन पे थे हम? 53। पहुँचते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 माह की अवधि तक अनुपस्थित रहता है। ठीक है, 60 दिन कभी कभी आ जाता है, 2 माह। ठीक, समझ में आया? अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक आर्टिकल भी होता है, कौन सा? संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद की बात करता है कि संसद से भाई आपकी सीट खाली हो जाएगी। और 190(4) के तहत ये विधानमंडल की बात करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आप अच्छे से रट लेना इनको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सूफी सिलसिलों में नक्शबंदिया सबसे कट्टरवादी सिलसिला था या नहीं था? तो बिल्कुल सही है, कट्टरवादी था। शेख अहमद सरेंदी इस सिलसिले का प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, तो थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। तो ये दोनों बिल्कुल, तो दोनों कथन सही हैं। नक्शबंदिया, ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लो। इसकी स्थापना की थी बहाउद्दीन नक्शबंद ने। किसने की थी? बहाउद्दीन नक्शबंद ने। ठीक है, सबसे कट्टर था, औरंगजेब इसी का अनुयायी था। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिले का। ठीक, शेख अहमद सरेंदी सिलसिले का प्रसिद्ध संत था। ठीक है, अच्छा, यही वो
है सिलसिला जिसने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था। ठीक, समझ में आया? अकबर का विरोध किया था इसने। तो ये दोनों सही, यानी कि एक दो सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूफी संत हैं और उपाधियां हैं, ये सब चीज़ें बहुत आती हैं पेपर में। शेख निजामुद्दीन औलिया, अब क्या होता है, हमको एक रटा होता है, ठीक है, 4 आ गए एक साथ में, अब हम कन्फ्यूज हो गए। ठीक, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। शेख निजामुद्दीन औलिया कौन थे? महबूब इलाही। शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मिला लो। ठीक है, 3। या पेपर में एक और काम किया करो, ऐसे लाइन मत खींचा करो, इससे थोड़ा और कन्फ्यूजन बढ़ता है। देखो, शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही थे, यानी कि 3 नंबर पे थे, यहाँ पे 3 लिख लो। शेख सलीम चिश्ती शेखुल हिंद थे, शेखुल हिंद थे, तो यहाँ पे 1 लिख लो। शेख नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली थे, तो यहाँ पे 2 लिख लो। बहाउद्दीन जकारिया, अब कौन सा बचा? 4 ही बचा, तो बहाउद्दीन जकारिया शेखुल इस्लाम थे, 4 लिख लो। अब क्या होगा, मिलाने में हमें आसानी रहेगी। 3 1 2 4 जहाँ हो, 3 1 2 4 यहाँ पे है, यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं की थी? ठीक है, आप पढ़े होंगे तो भैया याद होगा। ठीक, डुआर्टे बारबोसा कहाँ का था? पुर्तगाली था, और कृष्णदेव राय के टाइम पे ये आया था। डोमिंगो पायस कहाँ पुर्तगाली था? केडी राय के समय में ये आया था। फर्नांडिस नूनीज पुर्तगाली था, अच्युत देव राय के समय में ये आया था। ठीक है, अच्युत देव राय, सुनना मैं लिख ऐसे रहा हूँ। राल्फ फिच अंग्रेज था, कौन था? ब्रिटिशर्स था, किसके समय में आया था? अकबर के टाइम पे। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक संधि का परिणाम यह हुआ कि मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए? अब देखिए, संगोला की संधि 1750, पुरंदर की संधि 1665, और सालबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802। कौन थी? संगोला की संधि। ठीक है, संगोला की संधि ये किसके के बीच होती? राजा राम और पेशवा। ठीक है, राजा राम और पेशवा के बीच में हुई थी। ठीक है, इससे क्या हुआ था कि मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के, ये सिर्फ नाम मात्र के थे, पूरा दारोमदार या पूरे जो है जो मतलब अधिकार पेशवा के पास आ गए थे। ठीक है, पुरंदर आपको पता है जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी, जयसिंह और शिवाजी। ठीक है, सालबाई की संधि ये प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध था जो उसके बाद में हुई थी। ठीक, और बसीन की संधि बाजीराव प्रथम और बाजीराव द्वितीय, ठीक है, जिसे और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। ध्यान रखना, ये सब बहुत मोस्ट हैं, याद करना। जैसे ये जो थी पुरंदर, और फिर सालबाई और बसीन की संधि कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना इसे। सालबाई की भी कभी भी पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है? पढ़िए। टीपू द्वारा नेपोलियन से पत्र व्यवहार, वेलेस्ली को मार्विक्स की उपाधि, टीपू की मृत्यु, अंग्रेजों द्वारा मैसूर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना। अब ध्यान से पढ़ना। देखो, ये तो पता है शामिल थी, वेलेस्ली को दी गई थी उपाधि, टीपू की मृत्यु भी हो गई थी चौथे में। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया था। क्यों? याद है क्यों? क्योंकि कृष्ण राय जो पुराना वंश था, यहाँ पे कौन सा वंश था? अड्यार वंश का एक बालक इसको गद्दी पे बिठाया था। ठीक है, तो प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया था। वांडीवास का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, सबको पता है, 1760 में। और किसके किसके बीच हुआ था? सेनापति कौन थे? आयरकूट थे, और कौन थे? लाली, काउंट डी लाली। ठीक है, तो आयरकूट ने कूट दिया था किसको? लाली को। ठीक, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से मैं सम्मिलित करना है, योजना है और शुरुआत है, तो आपको आराम से कर लोगे, इसमें क्या है, कोई तो एक याद ही होगी। चलिए, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, 9 मई 2015, क्योंकि 3 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, और एक और। ठीक है, ये 9 मई 2015 को शुरू हुई थी, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं हम। जनधन तो सबको पता होगा, बिल्कुल रट गई होगी, 28 मार्च 2014 को, यहाँ पे 3 लिख लेंगे।
मुद्रा 8 अप्रैल 2015 को ये हो गया और 9 मार्च 2015 को एक ये बची 4। तो कौन सी हुई, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 लिखना है, 3 2 1 4, तो 3 2 1 4 जहाँ पे हो वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्रय शक्ति क्षमता विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह विधि का प्रतिपादन जी.आर. कैसल द्वारा किया गया था। ठीक है, बिल्कुल किया गया था। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग जो 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कैसे होती है, दोनों सही हैं, यानी कि ए और 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान कहाँ स्थापित है, अवस्थित है, ये NIMHANS। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये बेंगलुरु में है। 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA को विश्व बैंक की रियायती खिड़की सॉफ्ट विंडो कहते हैं, सॉफ्ट विंडो कहते हैं। इसकी ब्याज दर तथा अवधि बहुत कम होती है। देखिए ध्यान रखना, ये तो सही है, ब्याज दर भी सही है, लेकिन अवधि कम नहीं होती, क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब संस्था हैं, स्थापना वर्ष हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन भी हमें अच्छे से पढ़ना होता है। तो बिम्स्टेक 1997 में स्थापना हुई थी, G20 1989 में हुई थी स्थापना, इप्सा की 2000 में नहीं 2003 में हुई थी, अब ब्रिक्स की 2009 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 65 नंबर को। 66 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें तरलता का अंश सबसे अधिक है। तरलता का मतलब ये है कि ऐसी तरल का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा गतिमान, गतिमान का मतलब ये है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने में आसानी हो, तुरंत क्या ट्रेवल करती रहे। तो सोना भी लोग ऐसे हाथों हाथ नहीं बेचते हैं। कृषि तो बहुत ही वैसी आवासीय प्लॉट भी नहीं, तो 100 रुपये का नोट है भाई, हमने किसी से तोरी खरीदी और वो जाके कहीं दाल खरीद रहा है, दाल कहीं जाके वो कुछ और खरीद रहा है ना, तो ये इसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, गिग इकोनॉमी के संबंध में असत्य कथन चुनने हैं, इसको ध्यान में रखना। क्या ये स्थायी रोजगार कम, इसमें कह रहा कि असत्य कथन चुनना है, तो ये तो सही है भाई, स्थायी रोजगार तो नहीं होता है, ये अब समय के काम होता है। ठीक है, एक व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं के लिए एक साथ कार्य कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। अकुशल श्रमिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है, अकुशल नहीं, अभी गिग इकोनॉमी जैसे अभी एक बार सुनो, रैपिडो है, रैपिडो बाइक टैक्सी है। ठीक है, अगर आपको टैक्सी चलाना, बाइक चलाना नहीं आ रहा है, आप जो अकुशल हैं, तो वहाँ पर कैसे काम कर लेंगे, है ना। तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए, कुछ यानी कि कौशल तो होना चाहिए, तो यार डी वाला सही हो जाएगा। 68वीं, इनिशियल पब्लिक ऑफर के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। 68 नंबर पे, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा शेयर का निर्गमन, नहीं ये वाला गलत है, ये क्वेश्चन कुछ में समझ में नहीं आया था, अगला देखते हैं। 69 नंबर में, RBI द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष प्रचलन में लाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो ये 1957 में लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लगभग कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व कोष अपने पास रखना ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 200 करोड़ का रखना पड़ता है। इसमें से 115 करोड़ जो ठीक मूल्य का स्वर्ण भी हो, जो सोना रख सकते हैं, और 85 करोड़ की जो क्या होता है, विदेशी मुद्रा शामिल होती है। तो 200 करोड़ तो रखना ही होता है। चालू खाते के घाटे को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं है। कह रहा कौन सहायक नहीं है, तो कौन सा सहायक नहीं होगा, पढ़िए। इसमें निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, ये इसका कोई मतलब नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। जब हम विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है इसकी माप करते हैं, तो यह किस प्रकार की गरीबी को प्रदर्शित करता है, तो कौन सी, सापेक्ष गरीबी। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने बेरोजगारी के माप के संबंध में 3 धारणाओं यथा सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा चालू यानी दैनिक स्थिति का प्रतिपादन किया। तो कौन सी कमेटी है, तो अभी क्या है इसमें, भगवती कमेटी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या था, इसको भी पढ़े होंगे, इसको भी पढ़े होंगे, ये तो कम पढ़े होंगे। ठीक है, तो अभी 2 तो वैसे ही कम जो हो गए है ना, भगवती। ठीक, जीरो नेट ऐड से तात्पर्य क्या है। जीरो नेट ऐड से तात्पर्य क्या है, पढ़िए। पर्यावरण में जीरो कार्बन उपस्थिति से, एक प्रकार की बजट प्रणाली से, किसी देश द्वारा वैश्विक संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण से। ठीक है,
या किसी देश विशेष की आर्थिक जो व्यवस्था में स्वनिर्भरता से। तो कौन सा? डी वाला, यानी कि जीरो नेट ऐड, मतलब हम किसी से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है, इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? बैरी कोमोनोर। ठीक है, बैरी कोमोनोर। इसके लगभग 4 नियम हैं, कभी पढ़ेंगे उनको, देखेंगे। 75 नंबर की बात करते हैं तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कुछ संस्थान हैं और कहाँ कहाँ पे स्थित हैं इनकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो CIRG, ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको लिख लिया करो पहले, CIRG ऐसे कर लिया करो। तो CIRG का मतलब क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। अब समझ में आ गया होगा, कहाँ है? मथुरा में है, यानी कि 2 नंबर पे है। फिर है कौन सा है? IICT, इसमें क्या है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, ये कहाँ है? समझ में आ गया होगा, भदोही में है। ठीक है, फिर है NSE तो पता होगा ना? नहीं, वो नहीं जो आप लोग कह रहे हो, NSE वो नहीं। ठीक, कौन सा है ये? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। हालांकि वो वाला भी अगर समझ जाओ तो वो भी कानपुर में है, 3 में हो गया। NIB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, ये कहाँ पे है? ये नोएडा में है, यानी कि 4 पे हो गया। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला जो पार्ट होगा वो अगले वीडियो में होगा। दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी मेरा सहयोग लग रहा हो, ठीक लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।